Yeah. Hello. Now we have 40 minutes. Okay. So हाँ welcome Shivam ठीक. to our Grosa So hi podcast Shivam, series. Rosa podcast. So तो यहाँ पे हम let's लोग start. करियर इंडिविजुअल्स का स्टूडेंट्स प्रोफेशनल्स को लेके आते हैं, जैसे हमारे स्टूडेंट्स को करियर के इंजीनियरिंग और बाकी करियर फील्ड्स के बारे में अच्छे इंसाइट्स मिल सकें. सो आज के हमारे गेस्ट हैं शिवम, जो कि अभी एनआईटी दुर्गापुर में है, अपनी इंजीनियरिंग जी परस्यू कर रहे परसुइंग हैं. करें. तो शिवम, एक बार अगर आप अपना डिस्क्रिप्शन दे पाएं. Hello guys, my name is Shyam Jharia. Currently, I am pursuing my BTech from NIT Durgapur, and my branch is Electronics and Communication Engineering. And I have qualified both JEE Mains and JEE Advanced 2024. And now I am pursuing my BTech from NIT Durgapur. सो किस में आप अपने बीटेक परफॉर्म कर रहे हैं? मेरा जो स्ट्रीम है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, 4 ईयर का कोर्स है ये. अच्छा. सो अगर आप एक अपना डिस्क्रिप्शन आफ्टर जर्नी बता सकें, अगर आप किस तरह एनआईटी दुर्गापुर को आपको मिला, क्या आपका जर्नी था, स्टडी जर्नी, अगर आप एक बार शेयर कर पाएं तो अच्छा होगा व्यूअर्स के लिए हमारे. फर्स्टली मैं एक छोटे से विलेज से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर लोग आईआईटी के बारे में नहीं लेकिन आईटीआई के बारे में जरूर जानते थे. और वहां से मीन्स इंजीनियरिंग का तो कोई वहाँ लोग बात ही नहीं करते थे. लेकिन फिर मैं वहां से जेएनवी चला गया, नवोदय विद्यालय, जो कि रेसिडेंशियल सिस्टम है. वहां पर फिर हमको वहां पर काफी सारे वहाँ की एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी है. वहां से हमको जेई और नीट बाकी चीजों के बारे में पता चला था. तो फर्स्टली मुझे 10th तक तो आईआईटी एनआईटी के बारे में कुछ पता भी नहीं था. जस्ट मैं एक दिन जब मेरा 10th के बोर्ड खत्म हो गए, तो फिर मैं जस्ट एक दिन यूट्यूब देख रहा था. उसमें मुझे एक रील दिख गया आईआईटी बॉम्बे का. फिर उसमें मैंने देखा करोड़ 1 करोड़ पैकेज, 2 करोड़. फिर वहां से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि 1 करोड़ 2 करोड़ मिलते कैसे हैं. फिर वहां से मैंने और रिसर्च किया. फिर वहां से और मैं रिसर्च करते गया, वहां से पता चला आईआईटी एक बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है इंडिया का, जिसमें बच्चे जेई एडवांस क्वालिफाई करके जाते हैं. और वहां जाने के बाद बच्चे काफी पढ़ते हैं और अपने ड्रीम को परस्यू करते हैं और करोड़ों एलपीएस के लाखों के पैकेज लेते हैं. तो वहां से मेरा एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ. लेकिन अब 10th के बाद मेरे फाइनेंशियल अच्छी नहीं थी, तो मैं कोटा जा नहीं सकता था. तो फिर मैंने खुद से ही सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दिया. मीन्स हमारा रेसिडेंशियल सिस्टम था, तो वहाँ सिर्फ बोर्ड पर ही फोकस किया जाता था. वहाँ पर कोई कंपटीशन के लिए आपका कोई स्कोप नहीं था. तो हम जब भी अपने घर आते थे, तो हम जो कंपटीशन के लिए जो सिलेबस है वो पढ़कर चले आते थे. नोट्स बना लिए, कुछ क्वेश्चन भी ले गए. फिर हम वही अपने स्कूल में जाकर उनको प्रैक्टिस करते थे, पढ़ते थे. फिर ऐसे ही हमारा 11th और 12th चला गया. तो 12th में जब मैंने मेंस दिया था, थ्रू सेल्फ स्टडी मैंने 11th 12th सेल्फ स्टडी किया था. बस घर पे जो भी पढ़ा उसी को प्रैक्टिस किया, नोट्स पढ़े. तो जब मैं 12th में दिया था, तो मेरा मेंस ठीक ठाक परसेंटाइल गया था. मुझे एनआईटी तो मिल ही जा रहा था, लेकिन अब जाना तो आईआईटी ही था. फिर हमारे नवोदय में एक एनजीओ है, मीन्स कोलिब्रेशन है, दक्षिणा फाउंडेशन करके एक एनजीओ है. तो वो एक एग्जाम कंडक्ट कराती है, जेडीएसपी और एनडीएसपी. उसमें क्या होता है, बच्चों को मीन्स अगर जो उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेता है, उन बच्चों को जेई और नीट के लिए फ्री कोचिंग प्रोवाइड करते हैं. तो फिर मैं मेरी फाइनेंशियल अभी अच्छी नहीं थी, तो मेरे लिए अब इम्पोर्टेंट हो गया कि मैं उस एग्जाम को क्वालिफाई करके दक्षिणा में सिलेक्ट हो जाऊं. तो फिर मैंने एग्जाम को दिया, मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो गया और मैं 1 ईयर स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो गया. तो उस टाइम मुझे काफी खुशी हुई कि मैं तो कोटा जा नहीं सकता रहा, पर मैंने जितना भी पढ़ा उससे मुझे कुछ प्लेटफॉर्म तो मिल गया. एक होप आ गया था कि अब तो मैं आईआईटी जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉपर कोचिंग मिल जाएगा, प्रॉपर टीचर मिल जाएंगे, प्रॉपर मटेरियल मिल जाएगा, मेंटर मिल जाएंगे. तो फिर मैं वहां से अराउंड जून 2023 में वहां से मैं दक्षिणा फाउंडेशन पुणे चला गया था. फिर वहां से हम
1 साल टिल JEE में 2024 तक वहीं पर हमने स्टडीज की। वहीं पर रेसिडेंशियल सिस्टम था, वहीं पर सब लॉजिंग आपका मेड्स वगैरह प्रॉपर वहीं पर सिस्टम था ये। वहां पर अच्छा। मीन्स वहाँ का एनवायरनमेंट काफी मीन्स कोटा से काफी अलग रहा। जैसे कोटा में काफी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहता है, पर दक्षा में मतलब ऐसा था कि कुछ काफी लोगों ने का एडवांस क्वालिफाई था, काफी ने अच्छा किया था, और सब मीन्स नवोदय इनसे तो सब मतलब कनेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो इस कारण पूरी जो 1 साल की जर्नी थी उसमें हमको ज्यादा डिप्रेशन, टेंशन, मतलब इन चीजों का ज्यादा हमको फेस नहीं करना पड़ा, क्योंकि काफी सपोर्टिव थे एक दूसरे के लोग, काफी हेल्प करते थे स्टडीज में। तो उसके अच्छा। बाद हमने हमारा 2024 में एडवांस हो गया। उसके बाद हम घर आए और रिजल्ट आया, तो रिजल्ट में मैंने तो 2024 एडवांस क्वालिफाई कर लिया था। मुझे इसमें सीट भी मिल गया था, लेकिन मुझे सर्किटल ब्रांच लाइक CS इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल में जाना था, तो मुझे वो IIT में नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने NIT दुर्गापुर ही चॉइस कर लिया। यहाँ पर मुझे अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल गया और मैं यहाँ परस्यू कर रहा हूँ। सो ओके। शिवम, आपके 12th में आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स कौन से थे PCM में, जो आपको पढ़ना PCM में पसंद था मुझे, एक्चुअली? हाँ, मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री था। मेरा स्टार्टिंग से उससे मीन्स मुझे खुद से इंटरेस्ट आता था केमिस्ट्री पढ़ने में, और फिजिक्स भी ठीक है, बस मेरा मैथ्स थोड़ा वीक था, तो उसमें मुझे थोड़ा मेहनत करना पड़ा। अच्छा। सो हमारे व्यूअर्स के लिए आप एक बार क्या बता पाएंगे, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग क्यों चूज किया? और दरअसल ये था कि मुझे स्टार्टिंग से इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब सर्किट्स के में से साथ डील करना पसंद था, इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स चॉइस कर लिया। और वैसे NIT मीन्स NIT ठीक है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इसलिए। मतलब अगर आपका इंटरेस्ट केमिस्ट्री की तरफ था तो आप केमिकल चूज कर सकते थे। बट हम जैसे कि जो हम 12th कोचिंग में केमिस्ट्री पढ़ते हैं, एंड जो ये हम बीटेक में केमिकल इंजीनियरिंग है, दोनों का सिलेबस इंटायरली डिफरेंट है। हम अच्छा। जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो अलग है, और ये बीटेक की केमिकल इंजीनियरिंग का करिकुलम अलग है, इसलिए मैंने केमिकल इंजीनियरिंग चॉइस नहीं किया। अच्छा। ओके। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो अगर आप सो देखा प्रशांत। जाए कि यस, सो देखा जाए तो अगर आप अपना जो आप जब तैयारी करते थे उन दिनों, तो आपका जो ये था रूटीन था पूरा होल डे का, कैसे आप सबको टाइम मैनेज करते थे अपने सब सब्जेक्ट्स के लिए, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, क्योंकि सब करना है उसमें, कैसे आप सबको डिवाइड करते थे, मतलब जो प्रोसेस होता है, तो रूटीन क्या होता है, ये ऑडियंस जानना बच्चे जानना चाहते हैं कि हाँ भाई टॉपर क्या फॉलो करता है, ऐसा जो एवरेज बच्चे नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो टॉपर रहते हैं और एवरेज एक तो एवरेज रहते हैं। तो क्या आपका रूटीन था? ओके, फर्स्टली हम जब दक्षा फाउंडेशन में थे, तो एक्चुअली में हमको वहाँ का रूटीन था कि हमको 5:30 से लेके मतलब हमारा हाफ 30 मिनट का हमारा योगा रूटीन था कि बच्चे योगा करते हैं। उसके बाद फिर हमारा क्या 7:30 से लेके 1:36 आवर की हमारी क्लासेस होती थी, कोचिंग क्लासेस। फिर हमारे इसके बाद फिर 2 आवर की एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी, तो टोटल अराउंड 7 to 8 आवर हमारी क्लासेस होती थी। फिर आफ्टर 4 and 5 PM हम फ्री होते थे। फिर फ्री होने के बाद सबसे पहले मैं, मेरा जो सब्जेक्ट सबसे इंटरेस्टिंग था और इसमें मुझे कम एफर्ट लगाना पड़ता था, क्योंकि क्लासेस होने के बाद आपका माइंड काफी थक जाता है आप, तो इसलिए मैं सब जो मुझे सबसे इजी लगता था, इंटरेस्टिंग था, उस सब्जेक्ट को मैं पहले पिकअप करता था। मुझे केमिस्ट्री अच्छी लगती थी, मैं केमिस्ट्री पहले पढ़ लेता था। फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करता था फिजिक्स। फिजिक्स मुझे उतना डिफिकल्ट तो नहीं था, लेकिन मीन्स मीन्स मॉडरेट था सब्जेक्ट, इसलिए मैं उसको ओके। मिड में रखा। और एट लास्ट मुझे जिसमें ज्यादा एफर्ट करना पड़ता था, मीन्स मुझे जिस पे ये टारगेट था इतने ही मार्क्स लाने, उसको मैं लास्ट में पढ़ता था। मैथ्स मैथ्स में लास्ट में पढ़ता था, और मुझे मीन्स उसके लिए मैं टाइम कंस्ट्रेंट नहीं करता था, मुझे जब तक मैथ्स पढ़ना है तब तक पढ़ते रहूंगा मैं, ऐसा था। मीन्स इसलिए उसको मैंने लास्ट में रखा था।
जब तक आप तो शिवम, एक क्वेश्चन है मेरा कि जैसे आपने इंजीनियरिंग चूज किया, तो क्या आपने और भी करियर्स को एक्सप्लोर किया कि आपने इंजीनियरिंग देखा और आपको अच्छा लगा और आपने इंजीनियरिंग चूज कर लिया? जैसे आपका अगर केमिस्ट्री में इंटरेस्ट था तो आप केमिस्ट्री ऑनर्स कर सकते थे, बीएससी कर सकते थे, यस यस और मैं आपने चॉइस। फील्ड किया। हाँ हाँ, मेरा इंटरेस्ट था एक्चुअल में। मीन्स ये जब मैंने इंजीनियरिंग लिया तो बाकी मैं स्टार्टिंग में मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था, मुझे इंजीनियरिंग के बारे में ज़्यादा पता था और मेरा इंटरेस्ट भी था इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट था। इसलिए मैंने जेई के लिए प्रिपरेशन किया और एनआईटी में मैंने एडमिशन ले लिया। फिर बाद में जब मैं एनआईटी में आया, मैंने लोगों से बात की, काफ़ी लोग मिले मुझसे, को कुछ सीनियर्स मिले जो इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, उनसे बातें की तो काफ़ी कुछ पता चला कि काफी सारे ऐसे फील्ड हैं जिन पे मैं अच्छा कर सकता हूँ। मीन्स अभी जब मैं अपने आप को एनालाइज करता हूँ और उस सिचुएशन के साथ कंपेयर करता हूँ, तो मैं अपने आप को ये पाता हूँ कि मैं उस फील्ड में भी अच्छा कर सकता था, लेकिन ये फील्ड मैं आ चुका हूँ और मेरा इंटरेस्ट था पहले से, इसलिए अब मैं यही मेरे लिए ठीक है, अब मैं इसी को मैं आगे अपना करियर परसू करना चाहता हूँ। अच्छा, ओके। Right. सो सो एक, हाँ, एक मेरा एक सवाल था कि अगर आज के, एक तो जो आईटीएन का एक टैप पैकेज होता है, जो जैसे आपने बोला कि आप उसको देख के अट्रैक्ट हुए थे, 1 करोड़ का पैकेज जो आपने पहली बार सुना था, या आपने अभी बोला। सो एक फैट पैकेज को हटा देगा, हम उसको साइड में करें, तो उसके अलावा एक इंजीनियर बनने के लिए आपको क्या चीज प्रेरित करती है, मतलब क्या आपको इंस्पायर करता है कि हाँ भाई मेरे को इंजीनियर ही बनना चाहिए, डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, एक पैकेज सिस्टम को अगर हम बीच से हटा देते पैकेज के अलावा ये है क्या है कि इंजीनियरिंग, एक तो मेरे को इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग में और मुझे कुछ इंजीनियरिंग में कुछ डेवलपमेंट करना था, जैसे कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आना चाहता हूँ। तो मुझे एक स्पेशलाइज फील्ड वीएलएसआई है, उसमें काफी इंटरेस्ट है। तो आप आप अगर पैकेज को छोड़ दें तो फिर मेरा तो यही है कि मुझे एक स्पेशलाइज फील्ड में जाना था, इसलिए मैंने इंजीनियरिंग चॉइस की। और यही चीज मेरे को मोटिवेट करती थी, मीन्स जब भी मैं इस बारे में सोचता था कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं कॉलेज में जाऊंगा, ये इस फील्ड की स्टडी करूंगा, फिर यहाँ से मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का वर्क करूंगा, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये करूंगा, तो यही चीज मेरे को मोटिवेट करती है अच्छा। इंजीनियरिंग। सो आपने जैसे अभी जैसे क्लैश चल रहा है, अभी अगर आप फॉलो करते हैं सोशल मीडिया तो आपने देखा होगा स्किल्स वर्सेस डिग्री का क्लैश चल रहा है, कि लोगों के पास डिग्री होनी चाहिए कि लोगों के पास स्किल्स होने चाहिए। तो उसमें आपका क्या ओपिनियन है? यस यस, इस हमारे इंडिया में ऐसा है, लोग सही कहते हैं स्किल्स मैटर करती है, बट इंडिया में ऐसा है, लोगों का माइंडसेट है कि लोग डिग्री ज्यादा पूछते हैं। इंडिया में ऐसे लोगों का माइंडसेट है, बट स्किल्स एक्चुअल में मैटर करती है। जैसे सबसे ज्यादा लोग, आजकल ट्रेंड में क्या है कि लोग सॉफ्ट स्किल वाले पर्सन की डिमांड ज्यादा है। मीन्स लोग जब भी कोई हायरर आता है कैंपस में हायरिंग करना, तो वो सिर्फ ये नहीं देखता कि जो उसके सामने पर्सन है जो इंटरव्यू दे रहा है उसके पास टेक स्किल है, मैं कितना ज्यादा अच्छा है, वो साथ में उसके सॉफ्ट स्किल को भी ध्यान में रखते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप, मैनेजमेंट स्किल वगैरह। तो ये भी काफी मैटर करती है आपके लिए। ओके, आप अभी क्या कर रहे अच्छा। हैं, अपने सॉफ्ट स्किल पर वर्क कर रहे हैं ये अभी इस दौरान? यस Fine. यस, हाँ मैं सॉफ्ट स्किल लाइक मेरा कम्युनिकेशन स्किल पे है, मैं काफी मतलब ध्यान दे रहा हूँ, और साथ में इसके लिए लाइक टीम मैनेजमेंट, लीडरशिप, इसके लिए मैंने क्लब भी ज्वाइन किए हैं कॉलेज में, ताकि अच्छा, मेरे ये ये स्किल्स को मैं एनआईटी और इम्प्रूव दुर्गापुर कर में, सकूं। हाँ, ये क्या एनआईटी दुर्गापुर में होता है कि आपने अलग से परस्यू किया कहीं और कोचिंग से या कोई और जगह से, लीडरशिप कम्युनिकेशन कैन यू? जैसा आपने? ओके। ओके ओके। मैं बोला था कि आपने जो अभी बोला कि मैं कम्युनिकेशन पर ध्यान देता हूँ, अभी काम करता हूँ और लीडरशिप मैनेजमेंट पर काम करता हूँ, तो ये क्या एनआईटी दुर्गापुर में पहले से होता है कि आप अलग से कहीं से करते नहीं, मुझे इसके लिए कहीं अलग नहीं जाना पड़ता, हमारे यहाँ जो क्लब है उस पे हम हैं? ओके। जनरली जब सीनियर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपने कलीग्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमको मीन्स उनसे पता चल जाता है कि कैसे हमको उनसे बात करनी है, कैसे
हमारे सीनियर को अप्रोच करना है, अगर हमको किसी कोई ऑफिशियल वर्क करना है तो हमको उनसे कैसी बातें करनी है, तो इससे आपका कम्युनिकेशन स्किल भी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होता है। और लीडरशिप है कि क्लब में आप साथ वर्क करते हैं, आपको टास्क दिया जाता है टीम को कि आपको ये करना है, तो उससे तो आपका लीडरशिप वर्क मीन्स लीडरशिप आपकी लीडरशिप स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो इसलिए हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ये फैसिलिटी हमारे कॉलेज में ही है, थ्रू आप क्लब ये सब बेनिफिट ले सकते तो शिवम, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन से हैं, तो आप अगर आप एक बार इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो ब्रांच है उसको अच्छे से आप अगर डिस्क्राइब कर पाएं, क्या है उसके एप्लीकेशंस, क्या है रियल वर्ल्ड में, मतलब क्या आप रियल वर्ल्ड में देख के बता सकते हैं कि हाँ ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का मार्वल है, अगर आप बता पाएं, तो अगर डिस्क्राइब कर पाएं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग को, तो हमारे व्यूअर्स के लिए अच्छा होगा। हैं। ओके, आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपके डेली लाइफ में बहुत यूज होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप जो अभी अभी देख रहे हैं, हर जगह 5G का बोलबाला है। 5G आ गया, जियो 5G, एयरटेल 5G। ये जो 5G नेटवर्क में को बनाने के लिए, ये 5G टावर्स को लगाने के लिए जो इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर्स ही होते हैं। आप जो फोन पे बात करते हैं, आप वो जो वॉइस आ रही है और मुझे वो जो वॉइस आ रही है, इसके लिए जो हार्डवेयर की जरूरत है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चर करते हैं, इनको डिजाइन करते हैं। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन का कितना वाइड इनका रोल है, कितना एप्लीकेशन है। हर आप जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट यूज करते हैं, फोन, लैपटॉप, इनमें जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, सैटेलाइट जो आप देखते हैं, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की फील्ड से ही आते हैं। ओके। सो एक तो मेरा क्वेश्चन था यस, शिवम, कि अगर जैसे एक कंप्यूटर साइंस का एक स्टूडेंट है और आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के आप एक स्टूडेंट हो, तो एक कॉलेज में अगर आप दोनों के पास सेम स्किल्स है, तो क्या एक जो प्लेसमेंट जो आप जॉब आती है, तो आप क्या दोनों अप्लाई कर सकते हो? तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में डिफरेंस फिर क्या हुआ? एक कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, अगर एक किसी के पास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, किसी के पास इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, दोनों के पास सेम स्किल सेट है, तो दोनों तो सेम जॉब में अप्लाई कर पाएंगे। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ ये दोनों ब्रांच में, जैसे स्किल वर्सेस डिग्री का ही अगर हम लोग वो कंटिन्यू करें तब? ओके ओके, दरअसल ऐसा है कि जब ये डिपेंड करता है आपके जॉब रोल पे। कुछ कुछ जॉब ऐसे होते हैं जिनके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियर और कंप्यूटर साइंस दोनों का आप प्रेफर कर सकते हैं इक्वली। बट कुछ कुछ जॉब ऐसे होते हैं जैसे एल्गो ट्रेडिंग, ये फाइनेंस रिलेटेड, इसमें क्या होता है मीन्स हमको ऐसे इंजीनियर की जरूरत पड़ती है जो उस फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो। जैसे कि जो सीएस वाले हैं, वो उनका ब्रांच ही सीएस है, तो वो उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, उनको ज्यादा नॉलेज होगा क्योंकि उनकी ब्रांच ही सीएस है। तो जो इंटरव्यूअर है, हायरर है, वो इनको ज्यादा प्रेफर करेगा उस रोल के लिए, एज कम्पेयर टू जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है उसके लिए। और बाकी नॉर्मली क्या होता है कि दोनों को इक्वली ही प्रेफरेंस दी जाती है अगर आपका रोल कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, लाइक एल्गो ट्रेडर्स एंड क्वांट ट्रेडर्स वगैरह। ओके। तो एक एक और क्वेश्चन था कि एक आईआईटीएन या एनआईटीएन एआई को कैसे देखता है, क्योंकि अब एआई का दुनिया आने वाला है, एआई का एरा आने वाला है, तो उस समय आप लोग अपने आप को कैसे देखते हो? क्या ये एआई की वजह से फ्यूचर में जॉब्स कट होंगी कि और ज्यादा नए नए जॉब्स जनरेट होंगी? और आपकी ईएसई जो आपका फील्ड है, ये इलेक्ट्रॉनिक जो आपका डोमेन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो इसमें एआई का क्या रोल है? किस जॉब रोल के लिए आप एआई का यूज? ओके, फर्स्टली जो एआई है वो एक सिंपल, उसको हमको एक टूल की तरह यूज करना चाहिए क्योंकि एआई को भी इंसानों ने ही बनाया है। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जब कंप्यूटर आया था तो लोग बोलते थे ये कंप्यूटर सबको, लोगों को रिप्लेस कर देगा, सबकी जॉब चली जाएगी। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि जितने लोगों की जॉब कंप्यूटर की वजह से गई है, उससे ज्यादा कंप्यूटर की वजह से जॉब जनरेट हुई है। जस्ट लाइक एआई के साथ भी ऐसा ही होगा मेरी, क्योंकि जो एआई है उसमें भी काफी सारे स्कोप हैं और ऐसा नहीं है कि एआई सब कुछ रिप्लेस कर सकते हैं। आपका जो डिसीजन मेकिंग है, आप किसी कंपनी में हैं, आप उसके लिए जो
में एनालिसिस करते हैं, आप डिसीजन लेते हैं, वो एआई तो कर नहीं सकता, उसको सिर्फ ह्यूमन ही कर सकता है। तो फिर एआई के लिए हमको इतनी मीन्स डरने की जरूरत नहीं है कि एआई आएगा सबको रिप्लेस कर देगा, जॉब चली जाएगी। और रही अच्छा बात एक ओके, तो मतलब एआई एक टूल की तरह है, जैसे आप बोल रहे हो, जो हम लोग को मदद कर सकता अच्छा। सो क्या आपने एजीआई के बारे में सुना है? अभी जो एजीआई का ट्रेंड है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो एक ह्यूमन को रिप्लेस करने की बात करता है, आप उसके बारे में अगर आपको पता है तो अगर आप बता पाए तो अच्छा होगा। है। यस, मुझे थोड़ा बहुत पता है, लेकिन ऐसा है अच्छा। कि जो एआई है, एआई जनरली जो रिपीटेटिव टास्क है उनको कंप्लीट, उनको करने में स्पेशलाइज हो जाए, जैसे रिपीटेटिव टास्क हो। बट जैसे कि मैंने वो कहा कि जो हमारी जनरल प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि हम, जैसे किसी कंपनी में कोई प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट मान लीजिए, हमको उसको प्रोडक्ट को सेल करना है, मीन्स वो हमको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ डिसीजन लेना, वो एआई वो नहीं कर सकता जो ह्यूमन कर सकता है एक्चुअल में। फिर वहां पर है। ओके, सो एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए जो अपने कभी कभी फेल हो जाते हैं, अपने प्रिपरेशन के बाद, टेस्ट देने के बाद, जब जेई होता है उनके बाद, अगर कोई बच्चा आज आईआईटी नहीं निकाल पाता या एनआईटी नहीं निकाल पाता या कोई अच्छा रैंक नहीं कर पाता है वेब जी में या जेई मेन से एडवांस में, तो उसके लिए आपकी क्या राय है? उसको डिप्रेस हो जाना चाहिए, डिमोटिवेट हो जाना चाहिए, कि फिर से ट्राई करना चाहिए, कि अगर एक तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर मान लो अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है, मतलब आईआईटी और एनआईटी नहीं मिलता है, लेकिन एक एवरेज प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है जो ठीक ठाक एक पढ़ाई देता है, तो क्या उसको जाकर ज्वाइन कर सकता है, rather than एक साल ड्रॉप देने के बाद वो फिर से प्रिपरेशन करे और फिर से जाए? ओके, फर्स्टली सवाल मैं एक जो और है तुमसे। आपने कहा कि जी बोलिए, बोलिए आप बोलिए। कंटिन्यू कंटिन्यू। ओके, कि फर्स्टली जब कोई अगर आईआईटी एनआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, तो वो अपने मीन्स कि आईआईटी और एनआईटी को अपनी लाइफ ना, मेरा कहना है कि आईआईटी और एनआईटी को ही अपनी लाइफ बनाकर उसकी प्रिपरेशन ना करें। मीन्स वो सिर्फ आईआईटी और एनआईटी को ही सब कुछ ना मान ले कि अगर आईआईटी नहीं मिला तो मेरा लाइफ क्या होगा। लोग जनरली क्या करते हैं, कोटा में जैसे न्यूज आती है सोसाइटी में, तो उनमें यही होता है कि लोग आईआईटी या एनआईटी को ही अपनी लाइफ मान लेते हैं, अगर नहीं मिला तो फिर वो फॉल्स स्टेप ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एनआईटी, जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम है कोई भी हो, आपका हो या चाहे ना हो, ये डिपेंड नहीं करता, आप कितना एफर्ट लगा रहे हैं ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। ड्यूरिंग माई जेई प्रिपरेशन एक फेज आया था जब मैं भी काफी अंदर से टूट चुका था, मुझे भी होप नहीं था कि मेरा हो पाएगा, लेकिन मेरे को ये था कि हो चाहे ना हो, मुझे अपना पूरा एफर्ट देना है बा, बाद में, ताकि मुझे रिग्रेट ना हो कि मैंने एफर्ट नहीं किया। क्योंकि रिजल्ट ना मिलने से ज्यादा जो एफर्ट ना लगाने के रिग्रेट होता है, वो लाइफ टाइम आपको पेन दे सकता है। इसलिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि लोगों को अपना किसी भी चीज में फुल एफर्ट लगाना चाहिए। और अच्छा। अगर अगर आपका आईआईटी एनआईटी नहीं हो रहा है और आप ड्रॉप लेना चाहते हो, तो अगर आपको लग रहा है कि आपको सच में मेहनत कर सकते हो, तो आप ले सकते हो ड्रॉप, नो डाउट इस पे। और अगर सच में एफर्ट करते हो तो हो जाएगा, क्योंकि मैं खुद एक ड्रॉपर हूँ। मैंने 12th के बाद ही जेई के लिए प्रिपरेशन किया और फिर जेई मेंस के साथ जेई एडवांस क्वालिफाई किया। ये क्यों कर पाया? क्योंकि मैं मेरे अंदर वो डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, और साथ में मैंने हार्ड वर्क भी किया। तो सब यही मैटर करता है, और आपका एटीट्यूड ही मैटर करता है काफी। सो अच्छा। कि आप जो भी कर रहे हैं अच्छे से करें और अपने ऊपर बिलीव रखें। मतलब बाकी एफर्ट पर रिजल्ट ज्यादा ध्यान देना रिजल्ट सिर्फ, हाँ, एफर्ट। है, एफर्ट पर अच्छा। ज्यादा। ओके। सो एक हमारा क्वेश्चन है कि एक रैपिड फायर अगर हम लोग क्वेश्चन करें कि आप एजुकेशन सिस्टम में अगर आप कुछ चेंजेस लाना चाहोगे हमारे एजुकेशन सिस्टम में, स्कूल एजुकेशन सिस्टम में, तो आप क्या 3 चेंजेस लेके आओगे?
फर्स्टली स्कूल एजुकेशन सिस्टम में ज्यादातर लोग मतलब मीन्स अभी थोड़ा सा शिफ्ट हुई। पहले क्या होता था कि जब मैं अपने टाइम पे था, अपने स्कूल टाइम पे था, तो उस टाइम लोग बोर्ड के मार्क्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे। मीन्स उस टाइम लोग बोर्ड के मार्क्स पूछते थे कि 90 प्लस वाले बच्चे, अगर किसी का 90 प्लस आ रहा है तो उसको बहुत एक्सीलेंट मानते थे। जबकि वहां पर 70 प्लस वाला मीन्स जिसका 70 आ रहा है एक्चुअल में वो भी काफी अच्छा कर सकता है, बट लोगों का मानना था कि 90 प्लस वाला ज्यादा बेटर होगा। बट जब हम कंपटीशन में देखते हैं तो ऐसा नहीं होता। वहां पर क्या होता है, 70 प्लस वाला बच्चा 90 प्लस वाले को भी पीछे छोड़ देता है। तो उससे भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मीन्स आपका इंटरेस्ट किसमें है, आप कैसे मेहनत कर रहे हो, अपने आप को कैसे डेवलप कर रहे हो। और एजुकेशन सिस्टम की बात है तो सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम में लोग बोर्ड पे ज्यादा फोकस करते हैं। उस फोकस को शिफ्ट करके थोड़ा कॉम्पिटिटिव बनाना चाहिए। मीन्स एजुकेशन जो हमको टीचर जो हमको पढ़ाते हैं उनको सिर्फ बच्चों के लिए बोर्ड पे ध्यान नहीं देना चाहिए, उनको थोड़ा कॉम्पिटिशन के लिए भी तैयार करना चाहिए। एंड सेकंड, सिर्फ स्टडी से सब कुछ नहीं होता। आपको बच्चों को वहाँ लोगों से बात करना, लाइक कम्युनिकेशन स्किल, मैनेजमेंट, और कुछ क्रिएटिव सोचना, कुछ क्रिएटिव सोचने जैसे लाइक सिखाना चाहिए उनको, एक एक्टिविटी कराना चाहिए। एंड एजुकेशन सिस्टम जैसे कॉलेज में होता है कि बहुत सारे लोग इंडस्ट्री एक्सपर्ट है जो कॉलेज पास आउट होंगे बोलते हैं कि हमारा जो कॉलेज का करिकुलम है वो इंडस्ट्री की डिमांड से मैच नहीं करता। तो एक कॉलेज का भी फैक्टर कि मैंने भी रियलाइज किया है फर्स्ट ईयर में आके कि कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है और जो इंडस्ट्री में डिमांड में है वो दोनों इंटायरली डिफरेंट है। तो एक कॉलेज में करिकुलम में भी चेंज होना चाहिए कि लोगों को जो स्ट्रीम है उनको उसी स्ट्रीम को पढ़ाना चाहिए और अपडेटेड सिलेबस पढ़ाना चाहिए जो इंडस्ट्री में अभी करंट में डिमांड में चल रहा है। तो ये और चीजें हो जाए तो काफी अच्छी है। क्या आप मानते हैं कि स्टूडेंट्स को अपने इंटरेस्ट पे काम करना चाहिए मोस्टली? यस, स्टूडेंट को अपने, क्योंकि ऐसा होता है जिसमें हमको इंटरेस्ट होता है उसमें ऑटोमेटिक हमारा एफर्ट बढ़ जाता है। जैसे कि मुझे मान लीजिए मुझे इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं होता, वो मैं इंजीनियरिंग आ तो मैं यहाँ पर इंजीनियरिंग परसू तो करता हूँ, उतनी मैं अपना हार्डवर्क मीन्स उतना मैं एफर्ट नहीं डालता, उतने मन से नहीं करता, मेरा इंटरेस्ट नहीं होता। और जितना मैं अपने जिस फील्ड में मैं इंटरेस्टेड था उसमें अगर चले जाता तो उसमें जितना मैं अचीव कर पाता वो मीन्स अंदर से हमको एक अलग ही कॉन्फिडेंस बूस्ट करता और अंदर से हमको काफी स्ट्रांग फील करता अगर मैं अपने इंटरेस्टेड फील्ड में आता है। ओके शिवम, एक तो लास्ट क्वेश्चन है मेरा। एक लास्ट, उसके बाद यस, उसके बाद हम एंड कर देंगे पॉडकास्ट हमारा। आपने वो कोटा फैक्ट्री देखा होगा, उसमें एक कैरेक्टर है जीतू भैया। उनका एक यस, स्टेटमेंट अभी रिसेंटली बहुत वायरल जा रहा था कि जैसे आईआईटी एनआईटी में जो बच्चे होते हैं और एक प्राइवेट कॉलेज में जो बच्चे होते हैं, तो उनका जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ फर्स्ट पैकेज का ही होता है कि आईआईटी और एनआईटी के जो बच्चे हैं उनके जो फर्स्ट पैकेज है वो ज्यादा लगता है, और प्राइवेट कॉलेज का जो बच्चा है उसका फर्स्ट पैकेज बहुत लो लगता है। लेकिन अगर आप 10 साल या 5 साल का दौरान पीरियड में देखें तो दोनों सेम ही जगह पहुंच जाते हैं। तो आप क्या इसमें मानते हैं, अगर आप कुछ अपना व्यू शेयर कर पाए तो? हाँ, यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनआईटी और आईआईटी के बच्चे ही काफी बेस्ट करते हैं। मैंने ऐसे भी देखे हैं कि काफी प्राइवेट कॉलेज के बच्चे भी काफी अच्छे अच्छे पैकेज ले रहे हैं, गूगल में जा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में। तो वो सब आपके मेहनत और डेडिकेशन पे डिपेंड करता है कि आप का आप कितनी मेहनत अपने गोल पे कितना फोकस कर रहे हैं, उसके लिए कितना वर्क कर रहे हैं। और आपका एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। चाहे आप अगर आपके एटीट्यूड अच्छा है तो चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में हो चाहे एनआईटी या आईआईटी में हो, अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है तो आप अपने गोल को जरूर अचीव कर पाएंगे। और वही बात है कि आईआईटी और एनआईटी स्टूडेंट के बीच डिफरेंस की, तो को थोड़ा सा बस डिफरेंस ये रहता है कि जो एनआईटी और आईआईटी बच्चे रहते हैं एज वो जेई एडवांस और जेई मेंस एग्जाम जैसे एग्जाम क्वालिफाई करके आए हुए होते हैं, तो उनके ऊपर पहले से एक मीन्स वो रहता है कि प्रूफ रहता है कि इन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है तो ये बेस्ट होंगे, इंडिया के बेस्ट बच्चे होंगे। बाकी प्राइवेट कॉलेज में ऐसा कोई एग्जाम रहता नहीं है।
इस वजह से थोड़ा यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन होता है। ओके ओके शिवम, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। हम पॉडकास्ट को अपना एंड कर सकते हैं। हाँ, Yes. सो थैंक यू। शिवम, हमारा एक ग्रो साथ रिलेटेड क्वेश्चन एक है, सेकेंड मतलब एक ये सेकेंड पॉडकास्ट